सबसे पहले आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लास में स्वागत है, जिसमें हम लोग गुड इवनिंग, जिसमें हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 10 यूनिट 10 को हम लोग यहाँ डिस्कस करें। और आज आपकी तारीख है, आपकी क्या है, 20 जनवरी है, ठीक है, 20 जनवरी, जिसमें हम लोग मेन टारगेट हम लोग का एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर का हम लोग तैयारी करते हैं, जिसमें आपका पेपर जो पेपर 2 होता है वो सब्जेक्ट आपका एजुकेशन है। और इसमें हम लोग यूनिट 10 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन है। क्या है आपका? इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, जिसमें हम लोगों ने काफी कुछ चीजें सॉल्व कर ली हो, काफी कुछ चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। यूनिट पार्ट 1 हम लोग चल रहे हैं, पार्ट 1 के बस अंतिम पड़ाव में हम लोग चल रहे हैं। पार्ट 1 का यूनिट 10 का जो पार्ट 1 है, भाग 1 है, उसमें का सेक्शन ए वाला पोर्शन हम लोग अब 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर ही लेंगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही हम लोग जो फर्स्ट जो क्वेश्चन पेपर की सीरीज जो चल रही है, किसी कारणवश से 2 दिन 3 दिन हम लोगों ने नहीं कर पाए, लेकिन अब कल से कंटिन्यू रहेगी। सुबह आपकी 7 या 7:15 बजे से क्लास रहेगी, और शाम को आपकी क्वेश्चन पेपर 6 बजे वाली क्लास रहेगी। और कोशिश करेंगे कि कल दोपहर 12 बजे भी एक आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन जो आपकी जूम क्लासेस वाली है उसको हम लोग कंडक्ट कर सकें, ठीक है। 12 या 1 बजे जो भी टाइमिंग होगा, मे बी 1 बजे सही रहेगा, बताएं। हेलो, हेलो। जी सर। हाँ, 1 बजे कल सही रहेगा ना? सर 12 बजे सर देख लीजिएगा, क्योंकि सर अभी मैं लखनऊ में हूँ ना सर, तो अभी वो सिद्धि स्कूल जाती है ना बेटी, तो सर मेरे को ही रिसीव करना होगा। अच्छा अच्छा, चलिए, ठीक 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 जल्दी छुट्टी हो जाएगी सर। ठीक। सर तो अभी वहां पहुंच जाऊंगी बरेली, तब सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। ठीक है, तो कल हम लोग 12 बजे क्लास को डिस्कस करेंगे। सैलरी भी जुड़ गई है, सैलरी 12 बजे सही रहेगी ना क्लास? ओके ओके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चल रहे थे, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड जो लीगल प्रोविजंस है, लेजिस्लेशंस है, उनको डिस्कस किया था हम लोगों ने, ठीक है ना, पिछली क्लास में। लेकिन यहीं पर कुछ क्वेश्चंस के आप लोग रिवीजन के तौर पर हम जो क्लास लेते हैं, आपकी NIVH कहाँ पर है और किस सन में है, आप लोग बताओगे। NIOH कहाँ पर किस सन में है, और NIHH कहाँ पर है, ठीक है। और NI एक और कौन सा बचा है, NIMH। चलिए, दो दो 1939 का है, देहरादून में है, आपकी क्या है? सर देहरादून में है NIVH। ठीक, और NIOH कहाँ पर है? सर कोलकाता में है। कोलकाता OH में, किस सन में ऑर्थोपेडिक आया वाला था? सर। 1979 में। 79 कोलकाता में, कोलकाता। और NIHH कहाँ पर है आपका? सर हियरिंग एम्पेयरमेंट वो मुंबई में है सर। मुंबई में 1970 क्या है, बताइए। 78 सर। 1978 है। 78। और NIMH के क्या है, बताइए आप। सर मेंटली रिटार्डेड वाले सिकंदराबाद में है, 1984। 1984 सिकंदराबाद में है। क्लियर है, जी इतना सर। हो गया। और हम लोगों ने जो अभी तक आपके समितियां और आयोग जो नीतियां और अधिनियम, पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन जो हम लोगों ने पढ़ा है, NPE पढ़ लिया हम लोगों ने। क्या क्या पढ़ लिया है? सर NPE, हाँ NPE। हेलो। हाँ, बोलिए। 1986। हाँ सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, तो बार बार कट जा रहा है। ओके ओके ओके। प्रोग्राम ऑफ एक्शन कब आया था? 1992 92 बताया में हम सर। लोगों ने, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बताइए आप।
और हम लोगों ने RCI सर, RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट। आरसीआई पढ़ा है 1992 में जो आया है। फिर हम लोग पीडब्ल्यू डी पढ़ा है। पीडब्ल्यू डी कब आया हम लोग का? 1995 में। 1995 में आया था। 1995 में आया था। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताइए? सर सर्व शिक्षा अभियान SSA। हाँ सर शिक्षा अभियान हम लोगों ने पढ़ लिया है। नहीं सर, पढ़ा नहीं है, पढ़ा PWD तक ही था, लेकिन आपने बताया था ना सीक्वेंस से कि इतनी पॉलिसीज हैं, इतने मतलब लीगल प्रोविजन इतने सारे हैं। 8 बताए थे सर आपने कि 8 है, तो 4 तक पढ़ लिए थे और अभी 4 बाकी हैं। SSA, NCF, NPD और UNCRPD, ये 4 बाकी हैं। आज आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? NPD। क्या पढ़ेंगे? NPD। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं NPD। ठीक है, NPD का फुल फॉर्म क्या होगा? याद रखें, नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटीज। जी सर। नेशनल पॉलिसी ऑफ, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटीज हिंदी में क्या बोलते हैं? निःशक्तता पर राष्ट्रीय नीति। निःशक्तता पर राष्ट्रीय नीति। ठीक है ना? निःशक्तता पर राष्ट्रीय नीति, जो कि कब इसके इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो ये कब आता है? 19 वो आपका 2000 में आता है। कब आता है? सन 2000 में आता है आपका। ठीक, सन 2000 में कहते हैं कि भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति फरवरी 2006 में तैयार की, जो विकलांग व्यक्तियों के शारीरिक, शैक्षिक और आर्थिक पुनर्वास से संबंधित है। मतलब कहता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड द नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज in February 2006, which deals with physical, educational and economical rehabilitation of person with disabilities। ठीक है, तो यहाँ पर किसके किसके लिए आपकी याद रखिएगा? फिजिकल के लिए, फिजिकल, एजुकेशनल, फिजिकल हो गया, एजुकेशनल हो गया, और आपका क्या था? आपका इकोनॉमिकल रिहैबिलिटेशन। इकोनॉमिकल रिहैबिलिटेशन, मतलब शारीरिक, शैक्षिक और आर्थिक पुनर्वास से संबंधित है। ये पूरे के पूरे इनसे संबंधित है। यहाँ पर जो निःशक्तता पर जो मतलब जो भी डिसेबिलिटीज, जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, उनको जो है शारीरिक रूप से सक्षम बनाना, शैक्षिक रूप से उनको आत्मनिर्भर बनाना, और आर्थिक रूप से उनको सामाजिक रूप में सामाजिक व्यवस्था के विस्तार के लिए इन्होंने बताया है। क्लियर? तो ये 2006 में इसकी स्थापना होती है। इसने भौतिक पुनर्वास, जिसमें शीघ्र पहचान, और मतलब कि यहाँ कहते हैं कि पहला पॉइंट देखते हैं, पहले पॉइंट में कैसे इसने क्या काम किया। इन्होंने कहा कि सबसे पहले भौतिक पुनर्वास करवाना है। उसके लिए हमें देखना होगा कि जो सामने वाला डिसेबिलिटी वाला जो भी कैंडिडेट है, जो भी स्टूडेंट है, जो भी लर्नर है, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें। कहता है कि फिजिकल रिहैबिलिटेशन which includes really detection and intervention of counseling and medical interventions and provisions of aids and appliance। मतलब कुल मिला के कहता है कि भौतिक पुनर्वास, जिसमें हम लोग शीघ्र, जल्दी से जल्दी उसकी पहचान करें,
जब हम किसी, मान लीजिए, भौतिक पुनर्वास का मतलब ये होता है किसी भी बालक में आप देख रहे हो कि उसके अंदर कोई ना कोई कमी है। जैसे आप देखते हैं कि हम लोग के आस पड़ोस में कोई भी ऐसा बालक है जो खेलते खेलते और बच्चों की अपेक्षा जल्दी थक जाता है, उसकी हड्डियां कमजोर होती हैं, तो आप क्या करते हो, सीख बहुत जल्दी आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उनके घर वाले डॉक्टर्स को दिखाते हैं या आप काउंसलर को दिखाते हैं, जो कि, या आप डॉक्टर दिखाते हैं तो डॉक्टर जो है आपकी सहायता के लिए दवाएं देता है। अगर दवाओं से काम नहीं चलता तो कुछ न कुछ किसी प्रकार के आपको क्या देता है, इंस्ट्रूमेंट देता है, उपकरण देता है, टूल्स देता है, एड्स देता है आपका। ये सब चीजें जिसमें हम लोग, जो बालक को पुनर्वास का मतलब क्या होता है, पुनर्वास का मतलब होता है, रिहैबिलिटेशन का मतलब कि पुराने वाली स्थिति में आ जाना, पुनः नए जो उसको प्रॉब्लम है वो और लोगों के साथ बराबर से खड़ा हो सके, ऐसा इन्होंने बताने का प्रयास किया। तो शैक्षिक पुनर्वास में इन्होंने बताया कि इसकी जल्द से जल्द पहचान कर लेना, हस्तक्षेप करके उसकी कमियों को दूर करना, ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि पुनर्वास जो है पेशेवर जो फैशनेबल होते हैं, कहते हैं कि इट आल्सो इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, मतलब क्या है कि पेशेवरों का विकास भी शामिल होता है इसमें। ये पहला पॉइंट फिजिकल रिहैबिलिटेशन समझिए हम लोग, आप लोग बताइए। सर फिजिकल पुनर्वास में ये है कि जो बीमारी प्राइमरा फेसी दिख जाए, जैसे बच्चे खेल रहे हैं सपोज, और कोई एक बच्चा ऐसा है कि जो जल्दी थक गया, गिर गया, या फिर कुछ इस तरह का है कि उसकी एक्टिविटी दूर से शो हो रही, तो फिर वो आइडेंटिफाई हो गई, फिर उसका ट्रीटमेंट हुआ, मतलब पेशेवर इसमें जो चीजें होती है। हाँ, जैसे लोकोमीटर की कमी होती है ना, लोकोमीटर में क्या होता है कि बालक किसी चीज को उठाने में, फिजिकली उसकी मांसपेशियों में कमी होती है, तो उसकी अगर डॉक्टर पहले से ही पहचान लेगा तो उसकी कमियों को दूर करेगा। जैसे मान लो किसी भी बालक के बॉडी जो है ग्रो नहीं कर रही है, बढ़ नहीं रही उसकी लंबाई, तो उसके लिए अगर समय रहते अगर हम लोग किसी भी डॉक्टर को हम लोग दिखाते हैं तो वो प्रॉब्लम उसकी सॉर्ट आउट हो सकती है, कुछ ना कुछ उपाय निकाले जा सकते हैं। तो यही आपका फिजिकल रिहैबिलिटेशन होता है। ये बात किसने करी है? 2006 में जो आपकी एनपीडी आई है उसने मुख्य रूप से 3 पॉइंट पे बल दिया है, फिजिकल, एजुकेशन और इकोनॉमिक। तो फिजिकल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एजुकेशन की बात हम लोग करते हैं। एजुकेशनल तौर पे मतलब एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन विच इंक्लूड्स वोकेशनल ट्रेनिंग। अब देखिए शैक्षिक, इसका जो क्या है, इसका एम क्या है, शिक्षा तो सब लोग दे रहे, लेकिन इन्होंने कहा कि जो डिसेबल बच्चे हैं उनको एजुकेशन ऐसी दी जाए जो उनको भविष्य में आर्थिक स्थिति के लिए मजबूत करे। व्यावसायिक प्रशिक्षण, कुल मिला के इन्होंने क्या बोला, वोकेशनल। याद रखिए वोकेशनल ट्रेनिंग अभी तक किसी ने नहीं बोली, इसलिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वो वोकेशनल ट्रेनिंग, ये नोट करिए, वोकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक, ठीक, व्यावसायिक प्रशिक्षण की ये बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। शैक्षिक पुनर्वास का मतलब होता है कि जब कभी आर्थिक तौर पे अगर कोई भी केवल पढ़ लिख कर बेरोजगार है तो उसके लिए स्थिति और खतरनाक हो जाती है। तो इन्होंने क्या बोला कि वोकेशनल ट्रेनिंग देने की बात कही है यहाँ पर। क्लियर? ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हुए, पहला और दूसरा, बताइए। यस सर। ठीक, अब आता है इकोनॉमिकल जो है रिहैबिलिटेशन। क्या होता है? कहता है कि इकोनॉमिकल रिहैबिलिटेशन फॉर ए डिग्निफाइड लाइफ इन सोसाइटी। मतलब इकोनॉमिकल, आर्थिक स्थिति आपकी बताती है कि आप समाज में कितने क्या है, आप प्रतिष्ठित हैं या आप कितने सफल हैं, ये समाज में आपकी स्थिति बताती है, ठीक है। इसी को आर्थिक पुनर्वास बोलते हैं।
ठीक है ना, क्या बोलेंगे, डिग्निफाइड लाइफ इन सोसाइटी, लिखेंगे डिग्निफाइड, ठीक है, आप लिखेंगे डिग्निफाइड इन सोसाइटी, ठीक है ना, डिग्निफाइड लाइफ होगा, डिग्निफाइड लाइफ इन सोसाइटी होगा, डिग्निफाइड लाइफ इन सोसाइटी, ठीक है ना। क्या है ये, आपकी समाज में आप आर्थिक स्थिति आपकी ये बताती है कि आप समाज में कितने सफल है, मतलब कि यहाँ पर समाज और आर्थिकता का संबंध क्या है, तो इसमें ये कहता है कोई भी व्यक्ति जो है, समाज की सबसे पहली मांग क्या होती है, सबसे पहले व्यक्ति की मांग होती, सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक इंसान है, वो एक लोग आता है, वो समाज में रहना चाहता है, तो समाज में रहने के लिए सबसे पहली नीड क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। मैस्लो का जब आप सिद्धांत पढ़ेंगे, मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत पढ़ेंगे, साइकोलॉजी में भी है और ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग में भी आपको देखने को मिलता है कि मैस्लो का जो आवश्यकता सिद्धांत होता है, उसमें सबसे पहले फिजिकल नीड होती है, शारीरिक मांग होती है, व्यक्तिगत मांग होती है, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान आता है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज उसका चलता है, ठीक है ना, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली। तो उसके बाद क्या आता है कि जब आपका लेवल बहुत बढ़ जाता है, लेवल बढ़ने के बाद उसमें दिखाता है कि आपकी समाज में स्थिति क्या है ना, कि आप आर्थिक तौर पे मजबूत कितना है, ठीक है ना। जो व्यक्ति जो है समाज में, समाज कहता है, समाज एक सफल व्यक्ति उसी को मानता है जो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा मजबूत हो, जैसे रिलायंस, वो आपके टाटा है, ठीक है ना, टाटा है आपके, रिलायंस के धीरू भाई अंबानी है, या फिर आप कह सकते हैं आप क्रिकेटर्स में ले लो, सचिन तेंदुलकर है, MS धोनी है, ये लोग क्या है, इकोनॉमिकली तौर पे बहुत ज्यादा हाई है, तो इनको क्या है कि ये जो है समाज में क्या है, सबसे प्रतिष्ठित माने जाते हैं, तो ये इनका आधार है। क्लियर हुए तीनों के तीनों पॉइंट? जी सर। ठीक, क्लियर तीनों पॉइंट, कि यहाँ पर ये तीनों पॉइंट क्या कहता है, अब ये कहता है कि यहाँ पर इनके मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने के तरीके क्या थे, इन्होंने किस तरीके से अपनी बात को किया, बताना जरूरी नहीं है, इन्होंने कहा कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसके बारे में भी इन्होंने बताया है। क्लियर, इसको साफ करते हैं फिर बताते हैं, नेक्स्ट साफ करें, चलिए चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इसके आगे की चीजों को। अब हम लोग क्या बात करेंगे, इसके इम्प्लीमेंटेशन की, क्या बात करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करेंगे, मतलब कि इसको लागू करने की। लागू करना या कार्यान्वयन होता है, ठीक है, इतना। चलो इसमें अब देखते हैं, तो इसमें कहते हैं कि इसको लागू करने के लिए ये जो बना था 2006 में बना था, इसको लागू करने के लिए सबसे पहले इन्होंने बोला कि नोडल मिनिस्ट्री, इसको लागू किसने किया, सामाजिक रूप से ये जुड़ा है, तो ये नोडल मिनिस्ट्री इसको करेगा, नोडल इंप्लीमेंट कौन करे, नोडल मिनिस्ट्री। कहते हैं कि नोडल मंत्रालय जो होता है, सामाजिक और आधिकारिता मंत्रालय, अंतर मंत्रालयी निकाय का संगठन किया जाएगा, इसमें
किया जाता है या किया जाएगा इसमें। इसके बाद इसमें जो है अदर मिनिस्ट्रीज होती है, अन्य मंत्रालय जो होते हैं, वहां पे क्या होता है, इसको जो है लागू करने में मतलब एक स्टेप बाय स्टेप से इसको लागू किया जाता है। मतलब कि इसमें जितने भी नियम कायदे कानून बनेंगे वो स्टेप बाय स्टेप से बनेंगे, जिसमें इसमें और कौन कौन लोग काम करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से एनजीओ काम करते हैं। कौन कौन काम करते हैं इसमें? एनजीओ, ठीक, एनजीओ काम करते हैं। ये जो है बहुत बड़ा काम करते हैं लोग। इसका गवर्नमेंट जो है इसमें बहुत ज्यादा फैसिलिटीज देती है महिलाओं को बढ़ाने के लिए, या जो डिसेबल बच्चे हैं उनको बढ़ाने के लिए, या जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी हेल्प के लिए। लेकिन गवर्नमेंट जितना पैसा इनको देती है उतना पूरा का पूरा पेमेंट इनके पास पहुंच नहीं पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से एनजीओ काम तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं नाम भर के ही ये रह जाते हैं ना। पॉलिटिशियंस इसका गलत तरीके से फायदा भी उठाते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती है ना, कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें नहीं अच्छी होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनजीओ का बहुत बड़ा कह सकते हैं काम होता है। फिर इसके इसमें इनको लागू करने, इसके जो नियम है इसको लागू करने में गार्जियन या पेरेंट्स जो होती है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है होती है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि एक ही जगह से सब जगह उस बात को हम अपनी फैलाएं, तो उसमें कैसे आएगा उस चीज को देखते हैं, उसमें बता सकते हैं उसमें कैसे आ सकता है इन सब चीजों के बारे में, बोलिए। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर, क्या पूछा है? हाँ, इसमें कह रहे हैं कि सेंट्रल अगर केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल लेवल पर अगर हम इसको करना चाहेंगे तो कैसे, तो इसमें कहता है कि केंद्रीय स्तर पर जो हम मुख्यतः निःशक्तता आयुक्त और राज्य स्तर पर राज्य आयुक्त अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों के अलावा राष्ट्रीय नीति कार्यान्वयन की भूमिका निभाते हैं। इसमें मतलब कि कहते हैं कि चीफ कमिश्नर, ठीक है, चीफ कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटीज एट सेंट्रल लेवल एंड स्टेट कमिश्नर्स, मतलब कि कुल मिला के यहाँ पे जो कमिश्नर होते हैं सेंट्रल लेवल पर जो कमिश्नर्स होते हैं, स्टेट लेवल पे जो कमिश्नर्स होते हैं आयुक्त जिसको बोलते हैं, ये लोग अपने अपने तरीके से वहां पर काम करते हैं इनके नियम कायदे कानूनों को लागू करने के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले बनता कैसे है, मैंने बताया कि नोडल मिनिस्ट्री के द्वारा इसको जो है बनाया जाता है। वहां पे आकलन किया जाता है कि समाज में कैसी अवधारणाएं इनके लिए चल रही, क्या क्या प्रोसेस इनका हो पाया है ना। यस सर। लेकिन यहीं पर अगर सेंट्रल और स्टेट के अलावा और थोड़ा सा एक कदम नीचे आएंगे तो पंचायती राज आपने सुना होगा। पंचायती राज संस्थाएं जो होती, अब पंचायती राज संस्थाएं कहाँ पर होती है, क्या आप लोग बता सकते हो? आप लोग के ऑप्शन में आएगा कि केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, ठीक है, प्रदेश स्तर पर या जिला स्तर पर सर जिला स्तर, या गांव में होता है स्थानीय सर जिला स्तर पर। स्तर, स्थानीय लोकल लेवल पे सर पंचायतें होती हैं। हाँ, स्थानीय स्थानीय स्तर पर होता है, क्योंकि जो पंचायती राज व्यवस्था जो होती है आपने देखा होगा एक जिले का कोई मुखिया नहीं होता है बल्कि एक कोई गांव का मुखिया होता है ना। क्या होता है, तो पंचायती राज में क्या होता है, गांव का जो मुखिया होता है उसी वो पंचायती राज के अंदर, अब वो गांव का मुखिया जैसे जैसे काम करेगा उसके बाद जो है धीरे धीरे काम बढ़ता जाता है यहाँ पे ना। तो ये एक तरीका होता है किसी भी काम को लागू करने का, ठीक, क्लियर है इसमें इतने पॉइंट कि यहाँ पर कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। यस सर, जी सर। ठीक, तो यहाँ पर केवल अगर इसकी भूमिका क्या थी, इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो अब ये पूछ हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आप इसमें बता सकते हैं कि जब ये निःशक्तता पर या एनपीडी जब आया था तो एनपीडी ने किस पर मुख्य फोकस किया था, फिजिकल एजुकेशन और इकोनॉमिकल पर किया था। इन तीनों क्या किया, इसका रिहेबिलिटेशन करना चाहता। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास करना, किसके लिए पुनर्वास करना है, तो आपका डिसेबल लोगों के लिए इन्होंने इतने वर्क करने की बात करी है। क्लियर है पॉइंट, चले आगे।
बताइए। जी शैन सर। और जी सर। दीपाली जी, आप दोनों लोगों को क्लियर है? चलो जी सर। चलो चलो। सर आपने वो फिजिकल वाले में एक पॉइंट बताया था सर, कि जैसे सर लोकोमोटर हो गया, बॉडी में कमी हो गई सर, उसमें एक जो पेशेवर करके कुछ बताया था सर, वो नहीं सर प्रोफेशनल्स समझ में लोगों आया के था। लिए जो मतलब व्यावसायिक तौर पे जो अपने लाइफ को, प्रोफेशनल का मतलब होता है जिस काम से हम जुड़े हों। दो वर्ड होते हैं, एक प्रोफेशनल होता है, एक पैशन होता है। जैसे हमारा काम क्या है, जैसे जैसे क्रिकेटर है, क्रिकेटर होता है, क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलता है तो उसके लिए पैशन होगा कि प्रोफेशन होगा आपका। तो वहां पर क्या करेंगे, वो उसका पैशन है। प्रोफेशन में क्या होता है, वो केवल अपनी जरूरतों को पूरा करता है। जब कभी हम केवल अपनी जरूरतों को वो पूरा करते हैं तो इसको प्रोफेशंस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमने जरूरतों को छोड़कर हम अपनी रुचि के अकॉर्डिंग कोई काम करते हैं तो वो पैशन बन जाता है हमारा। क्लियर? दोनों चीज, ये प्रोफेशंस होता है, पैशंस होता है। ठीक, दोनों में यही डिफरेंस अच्छा। होता है आपका हमारा। ठीक, जी सर। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो है आपका एनसीएफ है। आपका क्या है, शॉर्ट में बोलते हैं एनसीएफ। इसको बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म भी आता है, नेशनल करिकुलम। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये कब आया था, तो ये आपका आया था कब, 2005 में। कब आया था, 2005 में आया था, 2005 में आया था। इसमें कहते हैं कि एनसीएफ एक ऐसा दस्तावेज है, मतलब कहते हैं एनसीएफ इज ए डॉक्यूमेंट्स सीक्स टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क with in which teachers and school can choose the plan experiences that they think children should have. It addresses for issues such as, मतलब कुल मिला के ये कहता है कि एनसीएफ क्या है, तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा क्या होती है। तो ये बोले कि एक प्रकार का दस्तावेज होता है जिसमें शिक्षकों और स्कूलों द्वारा अपने अनुभवों को चुनने, नियोजित करने के लिए एक ढांचा तैयार किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से 4 मुद्दों को या 4 बातों को रखा गया। मतलब कि एनसीएफ क्या है, एनसीएफ ऐसा विषय वस्तु होता है जिसमें टीचर जो है, टीचर और स्कूल ये दोनों अपने अनुभवों को नियोजित का मतलब होता है बताना या उसको बनाना, उसको बनाकर एक ढांचे या एक फ्रेम के अंदर रखते हैं कि किसी भी बालक का विकास हम किस तरीके से कर सकते हैं। अचानक से तो नहीं कर सकते, एक का एक तो नहीं कर सकते, तो उसको स्टेप बाय स्टेप क्या ऐसी चीजें करी जाए जो है अच्छे तरीके से हमारा समाज तैयार हो सके। तो उन्होंने कहा कि 4 मुद्दों पर इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका दी। यही क्वेश्चन बनता है आपका। तो पहला है नंबर 1, इन्होंने देखिए एजुकेशन की बात सब, तो इनका पहला था शैक्षिक उद्देश्य। क्या था आपका शैक्षिक उद्देश्य? ठीक, लिखे होंगे इन्होंने 4 मुद्दों को बताया है। ठीक है ना, 4 इश्यूज के बारे में बताया। सबसे पहला शैक्षिक उद्देश्य था इनका। सबसे पहले ये नेशनल करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम, कि क्या ऐसी चीजें पढ़ाई जाए, क्या ऐसी चीजें लाई जाए जिससे जो है बालक का विकास हो सके। उसी के फ्रेमवर्क बनाने के लिए इन्होंने बोला कि पहला पॉइंट हमारा है शैक्षिक उद्देश्य, जिसको बोलते हैं एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, क्या हो गया, एजुकेशनल पर्पस। ठीक, पहला पॉइंट ये 4 है, 4 रहेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। नंबर 2, और 4 इश्यूज से पहला तो हो गया एजुकेशनल पर्पस हो गया। दूसरा आपका आता है शैक्षिक सामग्री और अनुभव।
लिखिएगा शैक्षिक सामग्री और अनुभव। ठीक, तो क्या होगा, एजुकेशनल कंटेंट एंड एक्सपीरियंस लिखेंगे, एजुकेशनल कंटेंट एंड ठीक है एक्सपीरियंस आपका, ये हो गया दो। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट आपका क्या आता है, तीसरा पॉइंट पे कौन सा इनका था, आपका अनुभव का संगठन। क्या था, अनुभव का संगठन। ठीक है, अनुभव का संगठन, अनुभव के संगठन को हम क्या बोलेंगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा। फिर नंबर 4 पे आपका क्या हो जाएगा, नंबर 4 पे आपका आएगा शिक्षार्थियों का आकलन। क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका शिक्षार्थियों का आकलन, लिखिएगा शिक्षार्थियों का आकलन। शिक्षार्थियों का आकलन जब करेंगे तो बोलेंगे असेसिंग लर्नर, असेसिंग लर्नर। ठीक है ना, ये मैंने बताया। लेकिन कभी कभी ये होता है कि सर ने तो एजुकेशनल उद्देश्य, शैक्षिक सामग्री और अनुभव ये सब चीजें पढ़ाई, एग्जाम में कुछ घुमाकर पूछ कर आता है। तो घुमाकर कैसे आएगा, सबसे पहले तो आपका उद्देश्य आएगा, सबसे पहले आपका पर्पस बनता है। क्या बनता है, सबसे पहले आपका पर्पस बनता है, पी आता है आपका। ठीक है, फिर आपका आता है शैक्षिक सामग्री और अनुभव। ठीक है, सामग्री और अनुभव होना चाहिए, मतलब कंटेंट एंड एक्सपीरियंस, या कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए ना, सामग्री होनी चाहिए। भाई सामग्री होने के बाद ही तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है ना, एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, एक्सपीरियंस के बाद ही आप असेसिंग करेंगे, आप आकलन। असेसिंग मतलब आकलन करेंगे। ठीक, ये आपका है, सबसे पहले आपका उद्देश्य आया, अनुभव और आकलन। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, जिसमें इन्होंने बोला कि सबसे पहले पर्पस होना चाहिए। पर्पस कैसा होना चाहिए, पर्पस किसके अकॉर्डिंग, कंटेंट के अकॉर्डिंग, कंटेंट किसके अकॉर्डिंग, अनुभव के अकॉर्डिंग, और अनुभव में कैसे, आकलन करके। ठीक है, तो इस स्टेप को याद रखना। सबसे पहले हम किसी भी चीज को देखते हैं तो हमारा मेन पर्पस, कोई काम कर रहे थे तो हमारा कोई ना कोई काम करने का उद्देश्य होता है। अब उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने सामग्री को मतलब सामान को इकट्ठा करेंगे। जब सामान को इकट्ठा करेंगे तो किसी अनुभवी आदमी से बात भी करेंगे कि हम अपना काम किस तरीके से, किस प्रकार करें हम लोग। ठीक, जब वो कहेगा अनुभव मतलब क्यों एक्सपीरियंस अपने शेयर करेगा, फिर हम उससे पूछेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, आकलन करेंगे, असेसिंग करेंगे। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं शॉर्ट में पीसीईए। ठीक है, पीसीईए हम याद करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे स्टेप इसके रहेंगे यहाँ पर।
क्लियर है पॉइंट, एक एक पॉइंट क्लियर है, ये स्टेप ऐसे ही रहेंगे, ये पॉइंट ऐसे ही आपके रहेंगे। क्लियर है? यस सर। हाँ बोलिए बोलिए, सर भी कुछ बोल रही। सर ब्लर आ रहा है सर, ब्लर आ रहा है। अच्छा, और किसी को ब्लर आ रहा है? सर अभी ठीक हुआ था, फिर वैसे ही हो गया। नहीं सर, क्लियर है। हैं? क्लियर है। क्लियर है आपको? नेट पर प्रॉब्लम है। सर अब क्लियर हो गया सर, अब क्लियर आ गया। ओके ओके, नेटवर्क इशू हो सकता होगा, ठीक है ना। इसमें इतनी चीज होगी, लेकिन इसमें अब इसमें और क्या पॉइंट बन सकता है, इसमें और क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे कि एनसीएफ को वैसे आता तो नहीं, ये अगर एनसीएफ की बात करें तो एजुकेशनल हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि एनसीएफ 19, सबसे पहले एनसीएफ बनना कब से स्टार्ट हुआ था, तो एनसीएफ की जो स्टार्टिंग जो हुई थी पहले 1997 में बना था, सबसे पहला जो एनसीएफ बना था शायद 1975 में बना था, इससे पहले 1975 में पहला बना था नंबर 1, फिर इसके बाद जब क्या आया 1988 में बना, ठीक, दूसरा 1988 में बना, तीसरा कब बना 2000 में बना, कब बना 2000 बना, और चौथा कब बना 2005 में बना, फिर इसके बाद चार ये हो गए, चार, पांचवा जो बनता है पांचवा 2009 में बनता है। तो ऐसे जाके एनसीएफ दिन ब दिन बदलते रहे, लेकिन ये 1975 में पुराने तरीके से बना, फिर थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन हुआ, फिर मॉडिफिकेशन हुआ, लेकिन सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा नाम इसका होता है। क्या होता है? क्योंकि इसने जो है पहले जो पुराने रूढ़िवादिता तरफ से चले आ रहे थे उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किया। चेंजेस क्या किया? ये क्यों फेमस है? क्योंकि इसने साइकोलॉजी को इंटरफेयर, इन्होंने अपने अंदर साइकोलॉजी को समाहित किया। इन्होंने कहा कि एनसीएफ 2005 से पहले जितने भी एनसीएफ बने हैं मनोविज्ञान पर आधारित नहीं थे, लेकिन 2005 वाला मनोविज्ञान पर आधारित था। और मनोविज्ञान कहता है किसी भी चीज को सिखाने से पहले उसका हमें अनुभव होना चाहिए, जब अनुभव होगा तब हम उसको सिखाएंगे। इसीलिए 2005 का जो होता है इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म होता है आपका, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनात्मक, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2005 में कहीं ना कहीं ये इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब रचनात्मकता का मतलब होता है कि बालकों को जो किताबी ज्ञान से हटाकर उनको अनुभव के द्वारा सिखाया जाए। जब बालकों को हम लोग क्राफ्ट की चीजें देंगे, बनाने, घर बनाने को दिया हम लोगों ने मिट्टी का, कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया तो ऐसे छोटे छोटे फल बनाने के लिए, तो ऐसे छोटे छोटे चीजों को हम लोग देकर उनमें क्रिएटिविटी पैदा करते हैं ना। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। क्लियर है? बताइए। हेलो। यस सर। ठीक है, इतना हो गया आपका। तो यहाँ पर इतने इसके अगर हम इतने पॉइंट हमने पढ़ लिए, लेकिन अगर हमें ये देखना हो कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो है या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला है, या देखिए इन्होंने जो है फेलियर ऑफ ए चाइल्ड एंड इंडिकेशन ऑफ द फेलियर ऑफ स्कूल। इन्होंने बोला है यदि कोई एक बच्चा फेल होता है, ये लाइन याद रखिए, ये लाइन एग्जाम में आपकी है, चाहे तो लिख लीजिएगा। इन्होंने बोला है कि जो है यदि एक स्कूल में एक बालक फेल होता है, एक स्टूडेंट फेल होता है, तो वो एक स्टूडेंट नहीं बल्कि पूरा का पूरा जो है आपका स्कूल फेल होता है आपका।
ठीक है ना, पूरा का पूरा प्रशासन फेल होता है आपका। ये ऐसा किसने कहा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आपका 2005 एनसीएफ जो है आपसे कह रहा है, उन्होंने ये बात कही है। इसमें कहते हैं कि इन्होंने बोला कि विकलांगता एक जो है सामाजिक जिम्मेदारी, हर पॉइंट को नोट करिएगा, बोला है डिसेबिलिटी इज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, विकलांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी है, यह किस नीति में कहा गया है। आपके सामने विकल्प आएगा, एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, आपके सामने आरसीआई आएगा, आपके सामने पीडब्ल्यूडी आएगा, तमाम तरीके की आएंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपका 2005 में ये कहा गया है। ठीक है ना, इसमें क्या कहा गया, इसमें और कहा गया है कि विकलांग शिक्षार्थियों को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता, कोई चयन प्रक्रिया नहीं अपनाई, मतलब कि जो डिसेबल लोग रहेंगे उनके लिए किसी भी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं कराई जाएगी। छोटे स्तर पे है, बड़े स्तर पे उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिजर्वेशन जरूर दिया जाता है। रिजर्वेशन इन द सेंस कि उनको टाइम ज्यादा बढ़ा कर दिया जाता है, या किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज लगाई हो वो आप लागू किया जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, क्लियर इतने पॉइंट? जी सर। ठीक है, अगर ये पूछे कि इसको और हम कैसे मजबूत बना सकते हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं स्कूल कम्युनिटी, मतलब स्कूल समुदाय जो होता है, इनको जो है स्कूल समुदाय के अंदर इसको जो पार्टिसिपेट करने दिया जाए। स्कूल टीचर जो होते हैं उनमें आपका रिलेशन अच्छा हो, टीचर्स चिल्ड्रन में बच्चों के शिक्षकों के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, मतलब बच्चे बच्चे आपस में जुड़े, टीचर पेरेंट्स आपस में जुड़े, तो ये पूरा का पूरा जब कहते हैं रिसाइकिल जब बना रहेगा, अगर चैन नहीं टूटेगी तो बड़े आराम से सब कुछ चलेगा। जहां पर चैन टूटती है तभी प्रॉब्लम आती है, चाहे हमारी लाइफ में हो, आपकी लाइफ में हो, या नेचर की लाइफ में हो। नेचर में भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में आप देख रहे होंगे इतनी समस्याएं आ रही हैं। जाहिर सी बात है, जिसका आप घर लोगे वो आकर अपना घर तो कभी ना कभी तो आकर लेगा ना। जैसे मान लो ये मेरा घर है, मेरा घर है यहाँ पर, अब धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, मैं कमजोर हूं तो मेरे घर को धीरे धीरे वो लोग क्या अपना घर बनाने लगे, अपना घर बनाने लगे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मेरे पास ताकत ज्यादा हुई, तो मैंने क्या किया, मैंने पूरी ताकत लगा के इनको हटा के और अपना घर फिर से बसा लिया। वही उत्तराखंड में हो रहा है कि भाई पानी जो है, जहां तक पानी है, पानी की जगह आप जो घरों को बना ले रहे हो। जब घर को बना लोगे तो जहां पर पानी रहता था क्या वो कहीं जाएगा, क्या वो तो अपनी जगह ले ही लेगा। बस कहानी इतनी है, लोग समझने को तैयार नहीं होते हैं कि हम लोग प्रकृति से ही हम लोग सब कुछ बना सकते हैं। मैंने एक दिन ऐसा महसूस किया था कि संसार में जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, जहाँ कपड़ा हम लोगों ने पहना है, कोई भी, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, जितनी भी चीजें हैं, ये शैम्पू, जितनी भी चीजें बन रही है, ये सब की सब तो नेचर से ही बनी है। किसी भगवान ने केवल ये दिया, कुदरती करिश्मा दिया है कि जीवन शक्ति, और उसमें से भी सबसे बड़ी ताकत हम इंसानों में दी है। इसीलिए हम इंसान जो है और सभी से श्रेष्ठ माने जाते हैं, श्रेष्ठ है ही है। ठीक है ना, श्रेष्ठ है हम लोग और लोगों से। क्लियर है पॉइंट, इतने पॉइंट सभी को? जी सर। ठीक, जी सर। हाँ, तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग कल बात करेंगे, सर्व शिक्षा अभियान की बात करेंगे हम लोग, और यूएनसीआरपीडी के कुछ पॉइंट को हम लेकर चलेंगे, क्योंकि यूएनसीआरपीडी बड़ा है, उसमें कई जो है धाराएं हैं, आर्टिकल्स हैं, और उन आर्टिकल को डिस्कस करना बहुत जरूरी है ना। याद रखिए, जितने पॉइंट बता रहे हैं सबके सब आप नोट करके चलिएगा शॉर्ट में, और ताकि आपको एग्जाम के दौरान दिक्कत ना हो किसी तरीके की। क्लियर? जी सर। ठीक, चलिए, ओके, गुड नाइट, जय हिंद सभी को।